चलिए पहले हम लोग ये फरवरी की घटना पे बात कर लेते हैं। तो फरवरी वो आजकल वहाँ हैं, वो गए और वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन से बात किए कि एक देश विरोधी गतिविधि हो रही है। वो एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, एक देश विरोधी गतिविधि हो रही है जहां देश विरोधी नारे लगेंगे, पहले से ही लगेंगे, ऐसा हाँ लगेंगे, ऐसा वो 12 बजे कह रहे हैं। कार्यक्रम शाम को 5 बजे होना है और वो नारे लगेंगे, ये उनको 12 बजे ही पता है। उसके बाद जो है एबीवीपी तमाम जो उनके फेवरेट चैनल्स हैं उसको फ़ोन करके वो बुला लेते हैं। ऑर्गेनाइज़र भी वहाँ पे आते हैं। ऑर्गेनाइज़र को कहा जाता है कि आपका परमिशन कैंसिल कर दिया गया है। ऑर्गेनाइज़र कहते हैं कि नहीं, हमको परमिशन मिला था, हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। आपस में गार्ड और ऑर्गेनाइज़र के बीच में नोकझोंक होती है। इधर एक तरफ एबीवीपी नारेबाजी कर रही है, उसी बीच में ऐसा कहा जाता है कि कुछ बाहरी लड़के जो मास्क लगाए हुए थे उन्होंने नारेबाजी की, जो कि इस प्रोग्राम में आए थे, जो कि इस प्रोग्राम में आए थे, पोस्ट ऑफिस, जो कि इस प्रोग्राम के ना ऑर्गेनाइजर थे ना जेएनयू के स्टूडेंट थे। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर जो वो कार्यक्रम की जानकारी दी गई उसको देख करके कश्मीर का प्रोटेस्ट है, अफजल गुरु का प्रोटेस्ट है, कहाँ से आए, कहाँ गायब हो गए। ठीक है, हमारे जेम्स बॉन्ड जो हैं वो बैठे हुए हैं, आज तक खोज के नहीं निकाले कि वो मास्क मैन कौन थे। और मास्क मैंने कोरोना में लोग अभी मास्क लगाना शुरू किए हैं, जेएनयू में लोग पहले से मास्क लगा रहे थे। कोई मास्क लगा करके नारेबाजी करके भाग जाता है, कोई मास्क लगा करके वहाँ के टीचर का सर फोड़ देता है, वहाँ के प्रेसिडेंट का सर फोड़ देता है, हॉस्टल तोड़ देता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो वो मास्क कहाँ से अपीयर हुआ, वो मास्क कहाँ गायब चला गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो जो 10 लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और चूंकि मैं जेएनयू का प्रेसिडेंट था इसीलिए मेरे ऊपर भी कार्रवाई की गई। आपको कैसे क्या खबर मिली? मुझे खबर मिली कि ये 2 स्टूडेंट ग्रुप के बीच में झगड़ा हो रहा है और आप इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर और बाहर से आए उनके सपोर्टर वर्सेस एबीवीपी। ये इस तरीके से जो है क्लियर नहीं था। अच्छा, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला कि वहाँ झगड़ा हो गया, साबरमती में बवाल हो गया। हाँ बवाल हो गया। अरे हम उठे हैं, उठ करके आए। आप कहाँ सतलज हॉस्टल में रहते? मैं ब्रह्मपुत्रा रहता हूँ। ब्रह्मपुत्रा को आप जानते हैं कि आउट ऑफ कैंपस माना जाता है, बिल्कुल बाहर माना जाता है, बूढ़ों का हॉस्टल। बूढ़ों का हॉस्टल। मैं अपने हॉस्टल में था, वहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिला। मैं वहाँ पहुँचा तो मैं ये देख रहा था कि एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट प्रोसेसन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा सेक्शन ऑफ स्टूडेंट उस प्रोसेसन का विरोध कर रहा है। हमारी कोशिश यही थी कि इनको आपस में अलग कर दिया, झड़प ना हो और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। ये बड़ी मजेदार बात। अच्छा, पुलिस आ चुकी थी? पुलिस आ चुकी थी, पुलिस की पीसीआर वहां पे खड़ी थी। जो तथाकथित नारेबाजी की बात की जा रही है वो पुलिस की मौजूदगी में हो रही थी, मीडिया के मौजूदगी में। ये कैसे हो सकता है? तो मेरा मानना है एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोग्राम था। ये आपके हमारे लाखों लोग जो जेएनयू से पढ़ करके निकले हैं, जिनकी हो सकती है कि राजनीतिक विचारधारा अलग हो, उन सबको इस लाइन में टैग कर दिया गया कि जेएनयू एक देश विरोधी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पढ़ने वाला हर कोई देश विरोधी है। और आप अपने घर में अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सब जो है आप डिफेंड करते चलिए कि ना भैया जेएनयू तो एंटी नेशनल नहीं है। हर साल आप जेएनयू को बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड भी देते हैं और हर दिन जो है व्हाट्सएप पे ये भी चलाते हैं कि जेएनयू एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी है। तो ये पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोग्राम चला। जेएनयू का प्रेसिडेंट होने के नाते जबरदस्ती मेरी जिम्मेवारी फिक्स की गई। एक बात मैं आपको कह देता हूँ, ना मैं उस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर हूँ, ना मेरा नाम उस पोस्टर पे है, ना मैं किसी भी तरीके से उस संगठन से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसका इस देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भरोसा नहीं हो, ना ही मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। ना मैं परमिशन दे सकता हूँ, ना मैं प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर हूँ और ना मैं उसमें शामिल हूँ किसी भी रूप से। फिर भी जो है बार बार कि आपने वो प्रोग्राम होने क्यों दिया। अरे तो हम कौन होते हैं? पुलिस वहाँ पे है, वाइस चांसलर हैं, प्रॉक्टर हैं, डीन हैं, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। और आप मुझे बताइए, जेएनयू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, 145 देश के स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं। आपको याद होगा कि आपके ज़माने में अमरीकी आदमी जो है जेएनयू का वाइस प्रेसिडेंट बन गया था, टाइलर वॉकर विलियम्स। हाँ, तो उस यूनिवर्सिटी पे क्या आईबी की नज़र नहीं होगी? क्या जब पोस्टर लगा होगा तो उसकी रिपोर्ट आईबी को नहीं की गई होगी? क्या उस वक्त के जो है कड़ी निंदा करने वाले गृह मंत्री साहब के पास जेएनयू की रिपोर्ट नहीं जाती है? क्या उनको मालूम नहीं है? वहाँ का जो पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको नहीं पता था? ये सारा चीज़ जो है जानबूझ करके होने दिया गया और ज़बरदस्ती एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलोगे, चाहे वो गांधीयन हो, चाहे वो मार्क्सिस्ट हो, चाहे अम्बेडकराइट हो, चाहे राइट विंग में ही क्यों ना हो, जो भी साहब से सवाल पूछेगा ना उसको एंटी नेशनल साबित करेंगे।
ये पटकथा लिखी गई, वो पटकथा पिछले 6 साल से चल रही है और पता नहीं आगे उसमें नए नए टर्म जोड़ करके ये पटकथा कब तक चलती रहेगी ना मालूम। लेकिन मुझे लगता है चाहे देशद्रोही कहा जाए, चाहे एंटी नेशनल कहा जाए, जो बात हमने कही थी यूनिटी की अपने चुनाव के पहले जो प्रेसिडेंशियल स्पीच था उसमें, और चुनाव जीतने के बाद जो हमने यूनिटी मार्च निकाली उसमें, वो बात हम दोहराते रहेंगे कि इस देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए तमाम वैचारिक मतभेदों को छोड़ करके इस बात पे हमको इकट्ठा होनी चाहिए कि लोकतंत्र रहेगा, लोगों के हक और अधिकार सुरक्षित होंगे, तभी देश भी सुरक्षित होगा और मजबूत होगा। आपने उस घटना का जिक्र किया, झड़प हुई, फिर प्रोसेशन निकला। जी, प्रोसेशन जो है वो निकला क्योंकि पुलिस थी, सिक्योरिटी गार्ड तो थे। पुलिस सिक्योरिटी के कॉर्डन में बिल्कुल प्रोसेशन निकला, गंगा ढाबा तक गया और फिर गंगा खत्म ढाबा हो गया। डिस्पर्स हो गया। डिस्पर्स। पुलिस अपनी डायरी में लिखती है कि 2 स्टूडेंट्स ग्रुप के बीच में स्कफल हुए और हमारे इंटरवेंशन के बाद जो है पीसफुल डिस्पर्सल हो गया। जब पीसफुल डिस्पर्सल हो गया तो सेडिशन का बात कहाँ से आता है? फिर टीवी चैनलों पर ये खबर चलती है, क्योंकि वो तो शूट कर लिए थे, वो तो अपने क्लिप्स बना लिए थे और उस क्लिप्स को ले जा करके वो चलाना शुरू किए। उसमें उन्होंने बदमाशी क्या की और इससे बेहतर, आपसे बेहतर इसको कौन समझेगा कि कैसे हेडलाइन को बदल दिया जाता है, कैसे चीज़ों को ट्विस्ट कर दिया जाता है। मैं वहाँ नहीं था, फिर भी जो है मेरी तस्वीर लगा करके उसको बार बार लाल घेरे में घेर करके, देखिए देशद्रोही का चेहरा, इस कातिल को पहचान लीजिए, बिना आधार का। और ये बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिए, लोगों की उम्र से लाख वैचारिक मतभेद हो जाए, लेकिन जिस तरीके से उसको आतंकवादी कहा गया, ये गलत बात है। वो भी अन्य विद्यार्थियों की तरह एक सामान्य विद्यार्थी था, उसके विचार से आप मत सहमत होइए, ये आपका अधिकार है। लेकिन उसको आतंकवादी कहना, जिस इंसान के पास पासपोर्ट ही नहीं है, जो मने नेपाल नहीं गया है, ये कहना कि वो 75 बार जो है पाकिस्तान घूम करके आया है, तो ये बात उमर खालिद के लिए कही गई। उमर खालिद के लिए कही गई। और ये बात मैं कहता हूँ कि इस देश में बिना उपनाम देखे किसी भी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो सकती है अगर वो सरकार के खिलाफ बोले तो। लेकिन उपनाम में अगर ऐसे नाम हो जो उनके हिंदू मुसलमान के सिलेबस को फिट बैठता हो, तो जो हमले होंगे उसकी जो गति होगी वो और ज़्यादा तीक्ष्ण हो जाएगी, और ज़्यादा तीव्र हो जाएगी। तो ये रात में प्रदर्शन हो गया, टीवी पर चलने लगा, उसके बाद अगली कार्रवाई क्या हुई? अगली कार्रवाई में मैं सुबह उठा तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। अचानक से मुझे मीडिया खोज रही है। मुझे प्रेसिडेंट हुए, मैं सितंबर में प्रेसिडेंट हुआ था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो है ये 6 महीने हो गए थे। इतना बड़ा आंदोलन ऑलरेडी JNU-SU लड़ रहा था, जैसे रोहित वेमुला को न्याय दिलाने के लिए, और UGC ने जो हमारा फेलोशिप बंद किया था, जो वजीफा बंद किया था, उसके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चला रहे थे, कोई मीडिया नहीं पूछने आया। अचानक से हर मीडिया वाला फ़ोन कर रहा है, आपका बाइट लेना चाहते हैं। हमको लगा क्या हो गया, क्या मेरा नाम अब कन्हैया कुमार ना होकर के कन्हैया अंबानी हो गया है क्या? इतनी पूछ क्यों बढ़ गई है? फिर पता चला कि अच्छा, इनको एक पंचिंग बैग की ज़रूरत है। तो पंचिंग बैग हम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि राजनीति जो है ना, हमने किताब में नहीं पढ़ी है। हम जब अभी किसान का मुद्दा उठा रहे हैं तो जो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं वो नहीं बोलते हैं। हम खुद किसान हैं, हम जानते हैं कि उसकी समस्या क्या है। हमको पता है कि बाजार समिति में कैसे करप्शन होता है, हमको पता है कि MSP क्यों होना चाहिए, हमको पता है कि किसान किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, जनता का सोचने का तरीका क्या होता है। दिल्ली के AC में बैठ करके किसी पूर्वज के विरासत पे थोड़ी राजनीति करने के लिए आए हैं कि हमको जो है पंचिंग बैग बना देंगे। हम तो जो पूछेंगे उनसे पलट करके उन्हीं से सवाल पूछ लेंगे। और विद्यार्थी रहे हैं, बाप का पैसा से थोड़ी आए थे PhD करने के लिए। मेहनत करके 18 घंटा मेहनत करके तैयारी करके JNU में रैंक 1 लाए थे। ये मेरा गुमान नहीं है, ये मेरी हकीकत है। क्योंकि जो लोग रगड़ते हैं ज़मीन पे, उसको ज़मीन की हकीकत मालूम होती है। तो वो उनको लगा कि पंचिंग बैग बना देंगे। हम बोले कि नहीं, ये तो नहीं होने वाला है साहब। आप कुछ एक डिबेट से उठे भी थे शायद उस दौरान? उठे नहीं थे। आजकल जो बड़े जो है अपने आप को स्वघोषित बड़े राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, उनकी राष्ट्रवादिता की पोल खोल दी थी। हाँ, बस यही कहना। काफी तीखी डिबेट हुई थी। हाँ, कई उसमें। हाँ, क्योंकि फिर उसके बाद गिरफ्तारी। मैं पहली बार जाकर के वीडियो वहीं पे देखा। अच्छा, मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये वीडियो चल रहा है मीडिया जो वो विंडो में चला रहे थे। विंडो में मैं भाई खुद ही उसको वहां देख करके हैरान हो गया कि भाई ये नारा कब लगा। और मैं पहले 1 मिनट के लिए तो मुझे खुद ही लगा कि भाई इसका जवाब क्या दिया जाए। लेकिन जो सच्चाई मैं जानता था, मैंने तय किया कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी को डिफेंड करूंगा, अपने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को डिफेंड करूंगा। उनसे हमारा वैचारिक विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकता है,
लेकिन मैं उनको डिफेंड करूंगा इस बात के लिए कि इस देश में बोलने का अधिकार आपका है, और आपने जब ये बात नहीं बोली है तो आपको अगर देशद्रोही और आतंकवादी कहा जाएगा तो मैं आपके लिए लड़ूंगा, चाहे मुझे भी देशद्रोही और आतंकवादी क्यों ना बोला जाए। फिर दिल्ली पुलिस कब आती है? दिल्ली पुलिस जो है मेरे पास कभी नहीं आई। अचानक से मैं 12 तारीख को अपने हॉस्टल से निकल करके अपने स्कूल की तरफ जा रहा था। अब ये भी बड़ा अजीब बात है। जब आप मेन स्ट्रीम दर्शकों की बात करेंगे तो उनको आश्चर्य लगेगा कि भाई यूनिवर्सिटी में स्कूल कहाँ से आ गया। साहब, इस देश में लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया गया। हमारे यहाँ जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको स्कूल कहा जाता है। तो मैं अपने स्कूल की तरफ जा रहा था, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में जो है थाना प्रभारी मिले। थाना प्रभारी से अक्सर मुलाकात होती रहती थी, जेएनयू के प्रेसिडेंट, छात्र नेता और एसएचओ। हाँ, बार बार थाना आना जाना होता था। तो बोले और कन्हैया जी क्या है, वो बढ़िया इतना दलबल लेकर के घूम रहे हैं। बोले हाँ वो तो आपको पता ही है ना, मीडिया बवाल खड़ा कर दिया, ऊपर से बहुत दबाव है। हम बोले कि अच्छा नहीं वो तो हम अक्सर जो है आप अपने ऊपर के दबाव के बारे में बोलते रहते हैं, तो दबाव ये है कि आपको भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। हम बोले चलिए इसमें क्या दिक्कत है। तो जो है वो हमको एक सिविल ड्रेस में सब लोग थे, एक जो है हमको स्विफ्ट में बिठाया और जो है हमको लेकर के चले। रास्ते में पूछे कि मोबाइल है, हम बोले कि हाँ है, मोबाइल निकाल करके दे दिए। पर्स है तो हम पर्स भी निकाल के दे दिए। बोले और कुछ है, बोले एक पेन ड्राइव है ले लीजिए, वो भी निकाल करके दे दिए। यही जो है मेरी गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने जो है जब्त किए हुए सामान में भी दिखाया है, और बाद में जब हम जेल से छूट करके आए तो हमको वापस भी कर दिया, पेन ड्राइव नहीं दिया। दूसरा एक दोस्त का पेन ड्राइव मांग करके दिए थे, बाद में कि भैया ले गया पुलिस, ठीक है। तो उसमें कोई बात नहीं है, वो है उसमें कुछ है नहीं। तो वो जो है ले गए, वहाँ जो है मैं बैठा हुआ था, कोई खास पूछताछ। बसंत कुंज ले गए थे? नहीं, बसंत कुंज नहीं ले गए, वो क्राइम ब्रांच उधर ले गए, लोधी रोड ले गए। क्राइम ब्रांच आंख पे काला पट्टा नहीं बांधा था। अच्छा। तो रास्ते में हम देखते हुए जा रहे थे तो लोधी रोड ले और गए। गप हो रहा था रास्ते में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? नहीं, मेरा फोन तो उन्होंने नहीं है, पुलिस वालों से आपका? हाँ, पुलिस वाले वो सारे स्टाफ तो पहचान के रोज मिलना होता है। उस रात में भी जो है थाना प्रभारी, अरे कन्हैया इसको खत्म कराओ ना, और भी काम है, ये जेएनयू हम लोगों के जो है मतलब हिस्से में है और बार बार जेएनयू ही आना पड़ता है। बसंत विहार थाना बेचारा परेशान रहता है। बसंत कुंज, ठीक है। तो हम बोले कि हाँ ठीक है खत्म कराते हो। बार बार बात होती रहती थी। हाँ, पुलिस जो है वो हमको लगा कि ले जाएगी, पूछताछ करके छोड़ देगी। वहाँ पे बार बार मैं देख रहा था कि बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। फिर हमने कहा कि क्या आपने मेरी गिरफ्तारी की है? तब तक जो है अब एक दूसरा ऑफिसर आ गया था, वो गाली दे करके बोला कि हाँ जो है तुम्हारी गिरफ्तारी की है। गाली देके? हाँ। तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं है। तो तब तक मैं ठीक था। वो बोला कि बाप का नंबर बताओ। इत्तेफाक से मुझे सिर्फ अपने पिताजी का ही नंबर याद है, गर्लफ्रेंड का नंबर भी नहीं याद रहता है। लोग आजकल मोबाइल में सेव कर लेते हैं ना, लेकिन पिताजी का नंबर याद है क्योंकि वो घर का पहला मोबाइल था। हमने मुँह जवानी नंबर बताया, वो कॉल किए। मुझे बस उस समय 1 मिनट के लिए चिंता हुई कि मेरे पिताजी बीमार थे, मेरी माँ जो है आंगनबाड़ी की नौकरी करके बमुश्किल अपना घर चला रही थी, और मुझे लगा कि बड़ी उम्मीद थी उनसे हमसे। और एक ही बात उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी में कुछ भी करना, वकालत करके कोर्ट के बाहर एफिडेविट बना करके अपनी ज़िंदगी जी लेना, लेकिन जो है कोई गलत काम मत करना। अब उनको अचानक से ये लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया है तभी तो मैं जेल गया। क्योंकि गाँव में क्या होता है कि आप जेल गए इसका मतलब आप गलत हैं। लोग वो सब बात भूल गए हैं कि गांधी जी भी जेल, पॉलिटिकल मूवमेंट में भी जेल जाया जाता है। जेल जाते हैं लोग, ये सब बात भूल गए हैं। तो मुझे 1 मिनट के लिए वो चिंता हुई। अब लगा कि चलो अब जो हो गया सो हो गया, अब सर ओखल में है तो समाज से क्या डरेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद वो जो है ले गए हमको, और हर जगह खाना पूर्ति होती है। पहली बार मुझे समझ में आया कि सिस्टम चलता कैसे है। वो ले गए न्यायालय में, और न्यायालय में बड़ा मज़ेदार वाकया हुआ। मज़ेदार वाकया ये हुआ कि मुझे वो प्रोड्यूस किए। कौन से कोर्ट में प्रोड्यूस किया? पटियाला हाउस में। और कोई वकील नहीं था हमको पीटने के लिए वहाँ पे, ये बात आप जान लीजिए। पहली बार जब मेरी पेशी हुई 12 मार्च को तो कोई हमको पीटने के लिए नहीं आया, लेकिन दूसरी बार जब पेशी हुई तो अचानक से जो है देश बचाने के लिए पता नहीं कितने लोग कैसे जमा हो गए। ये अनायास नहीं होता है, इसको कराया जाता है। क्या हुआ पहली पेशी में? पहली पेशी में हम गए तो जो है आए जज साहब, और जो है हमारे साथ वही ऑफिसर थे, आईओ थे। वो बोले कि सर ये देश के खिलाफ नारा लगाया है। तो जज साहब बोले कि हाँ भाई क्या बात है? हम बोले कि सर हम तो नहीं कुछ किए हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास वीडियो एविडेंस है। हम बोले सर हमको ज़्यादा तो कुछ समझ में नहीं आता है, हम स्टूडेंट हैं, हम बस आपसे यही आग्रह करेंगे कि जो ये वीडियो कह रहे हैं वो आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि हमको खुद पे भरोसा था कि हम थे ही नहीं तो हमारा वीडियो ही कहाँ से बना लिए। लेकिन आप समझ में आता है कि चाहे तो बना लें। IPL बिना दर्शक का चल रहा है, रोज रात को लोगों को ताली की आवाज़ सुनाई देती है। हाँ, बताइए
इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि बिना दर्शक का दर्शक ताली बजा रहा है। ये हमने कल नोटिस किया, मैंने कहा ये दर्शक तो खाली, पर थोड़ी देर के लिए वो तालियों की आवाज ऐसे जैसे स्टेडियम भरा हो, हाँ, स्टेडियम और फिर भरा गायब हुआ हो है। जाती है आवाज। वो चल रहा है। उसके बाद जो है जज साहब बोले नहीं तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कंप्यूटर के 2 मॉनिटर होते हैं, एक जो है जज साहब की तरफ, एक जो है जनता की तरफ। तब तक 3-4 वकील जो है वो आए थे, क्यूरोसिटी के साथ आए थे कि लाया गया है बड़े आतंकवादी को, शायद उनके दिमाग में हो ये बात। वो आए, वीडियो ये चलाना शुरू किए। वीडियो थोड़ा सा लगा कि कोर्ट रूम हॉस्टाइल है। वीडियो जब चलना शुरू हुआ तो जो है वो एकदम से जो है माहौल बदल गया। उसके बाद जो वकील आए और मेरे कान में आकर के खड़े, उनको लगा कि अरे ये तो कस्टमर है। वो कान के बगल में खड़ा हुए, बिल्कुल चिंता मत करना, तुम कुछ किए ही नहीं हो, हम लोग हैं, तुमको हम बचा लेंगे। ठीक है, वो 3-4 वकील जो है खड़े हो गए आकर के। हम बोले नहीं नहीं ठीक है, अब जो जज साहब करेंगे। बोले जज साहब जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन 1-2 बात समझ लो, क्योंकि मेरे पास लॉयर तो था नहीं। जज साहब को कहना कि आज का जो भी प्रोसीडिंग है ना सब वो लिखवा दें, जो कोर्ट ऑर्डर है उसमें सब कुछ वो लिखवा दें। इतना वो लीगल सजेशन हमको वहाँ पे वो दे दिए। जज साहब आए, वो देखे हाँ भाई ये तो नारा नहीं लगा रहा है, कैसे आप इसको पकड़ के ले आए हैं? तो सर ये जो है कश्मीर गया है। तो जज बोले कश्मीर तो हम भी गए हैं, कश्मीर जाना कब से देशद्रोह हो गया? अब कश्मीर जो है हम अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सेमिनार अटेंड करने के लिए गए थे। आप कहते हैं कि भारत जो है कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है, कश्मीर कोई भारत, भारतीय अगर कश्मीर चला गया तो इसमें कौन सा देशद्रोह की बात हो गई? वह जज साहब ने जो है आईओ को थोड़ा जो है डांटा। वो जो है कई दिन का रिमांड मांग रहे थे, उनको जो है 3 दिन का जो है रिमांड दिया जज साहब ने, और कहा कि ठीक है आप पेश किए हैं तो आपको जांच के लिए 3 दिन का रिमांड दे देते हैं। 3 दिन का रिमांड दिया, 3 दिन या 5 दिन का शायद। उसके बाद जो है वो जो वकील आए थे वो वहाँ पे हमको मदद ही किए, वो हमारे साथ कोई मारपीट नहीं किए। उसके बाद हम वहाँ से निकले। उसके बाद हमको एक जो है दूसरे थाने में, आर.के. पुरम में एक थाना है, वहाँ ला करके रखा गया हवालात में। हाँ, फिर पूछताछ कुछ होता ही नहीं था। 3 दिन जो रिमांड था, रिमांड में कोई पूछताछ कुछ नहीं होता था, खाते थे और नींद का इंतजार करते थे। पूछताछ क्या होगी? पुलिस आती थी, कहते और ठीक हो, सब बढ़िया है, अरे यार तुम्हारा यूनिवर्सिटी तो बहुत लाजवाब है, हमारा भी जो बच्चा होगा उसको हम वहीं पढ़ाएंगे, यही सब बात होती थी। हमको लगता था कि इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या हो रहा है। तुम कहते थे कुछ पूछताछ नहीं, पूछताछ क्या करेंगे, तुमसे ज़्यादा हमको पता है। तुमको पता है कि वो जो लड़का है उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, उसकी गर्लफ्रेंड का पहले बॉयफ्रेंड कौन था, उनको सब पता था, उनको सारे चीज़ पता था। वो कहते थे तुम गए थे वाइस चांसलर से मिलने के लिए तो कोने में मैं बैठा हुआ था, मेरा चेहरा याद आ रहा है? बोले नहीं। तो मुझे समझ में आया कि भाई स्टेट से बड़ा कौन हो सकता है, स्टेट को सब कुछ पता है। आप अपने मोबाइल पे इंटरनेट ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों से पिज्ज़ा का बात कीजिए तो 5 मिनट के बाद आपके मोबाइल पे पिज्ज़ा का प्रचार आना शुरू हो जाए। इतना सर्विलांस है। उस सर्विलांस के सामने कोई एक साधारण लड़का जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं हो, उसके खिलाफ अगर कोई कुछ बात हो तो वो जो है सरकार छोड़ देगी।